नमस्कार, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। मित्रों, मनुष्य के कर्मों का फल नेचर ऑफ लॉ के अनुसार एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसका परिणाम उसे प्राप्त होता है। अच्छा किया रहेगा तो अच्छा, बुरा किया रहेगा तो बुरा। कुछ ऐसी ही हालत राहुल और सोनिया यानी गांधी फैमिली के साथ होता हुआ दिख रहा है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। यह पहली बार हुआ है कि नेशनल हेराल्ड मामले में किसी जांच एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल किया है। कल मैं कांग्रेसियों के बयान सुन रहा था। चार्जशीट दाखिल होने के बाद जो उनकी बौखलाहट है वो निकल निकल के बाहर आ रही थी। सरकार द्वारा फंसाया जा रहा है, बदले की कार्रवाई की जा रही है। अरे भाई, जब तुम पाक साफ हो तो फिर डरने की क्या जरूरत है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि हम लोग देश भर में प्रदर्शन करेंगे, ईडी कार्यालय घेरेंगे, तमाम नौटंकी करेंगे। भाई, जब तुम सही हो तो ये प्रदर्शन की क्या जरूरत है। कोर्ट में मामला है, अगर तुम्हारे पापों के पक्ष में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो कोर्ट भी तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। और अगर सरकार को बदले की कार्रवाई करनी होती तो नरेंद्र मोदी 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं और 2014 से तुम लोग नरेंद्र मोदी को और इस देश को न जाने कितना नुकसान पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करते आ रहे हो। देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के तमाम तरह के षड्यंत्र हम इन 10 सालों में देख चुके हैं। और सरकार और नरेंद्र मोदी भी यह जान रहे हैं कि नहीं, यह जितना भी तमाशा हो रहा है देश में, मार काट फलाना ढिमका, इसमें कांग्रेस और गांधी परिवार पीछे से लगा हुआ है कि देश में किसी तरह से अस्थिरता पैदा की जाए और इसका दोष सरकार पर मढ़ दिया जाए कि सरकार निकम्मी है, सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, देश संभल नहीं रहा है। लेकिन देश की जनता जो है तुम्हारे कुकृत्यों को धीरे धीरे समझ रही है और काफी हद तक समझ चुकी है, तभी लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश ने प्रधानमंत्री चुना। मित्रों, ईडी की चार्जशीट में जो प्रथम आरोपी है वो सोनिया गांधी है, दूसरा आरोपी राहुल गांधी है, तीसरा आरोपी है सुमन दुबे जो सोनिया गांधी के सलाहकार हैं, चौथा सैम पित्रोदा, राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु, यंग इंडिया कंपनी, सुनील भंडारी और एक दो और नाम है। मुख्य नाम यही है। आप लोगों के मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर नेशनल हेराल्ड का मामला है क्या। कभी सुर्खियों में आ जाता है, फिर कुछ दिनों बाद यह ठंडा हो जाता है, फिर यह सुर्खियों में आया है। तो अगर सामान्य भाषा में दो शब्दों में, दो लाइन में अगर समझा जाए तो नेशनल हेराल्ड मामला जो है 5,000 करोड़ की संपत्ति को 50 लाख में हड़पने की कहानी नेशनल हेराल्ड मामला है। पहले हम लोग यह जानते हैं कि आखिर नेशनल हेराल्ड का मामला कहां से शुरू हुआ और कहां से विवाद शुरू हुआ है। बाकी तो इसमें जो आरोपी है वो तो आप
राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार के जो चाटुकार थे, जो चमचे हैं वही है। लेकिन नेशनल हेराल्ड असल में इसकी जड़ कहां से है? मित्रों, 1937 में देश आजाद होने से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एसोसिएट जनरल लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई और उसका उद्देश्य यह था कि वह समाचार पत्रों का प्रकाशन करेगी अलग अलग भाषाओं में। एसोसिएट जनरल लिमिटेड, उसी को एजेएल कहा जाता है। आप लोग एजेएल का नाम कभी कभी सुनते होंगे। तो एजेएल ने अंग्रेजी में जो पत्र प्रकाशित किया, समाचार पत्र, उसका नाम नेशनल हेराल्ड रखा। हिंदी में जो प्रकाशित हुआ समाचार पत्र उसे नवजीवन, और उर्दू में जो प्रकाशित हुआ उसका नाम कौमी आवाज। इन 3 नामों से एजेएल ने समाचार पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया। देश आजाद हुआ। एक गौर करने की बात कि ये जो एजेएल की स्थापना नेहरू के प्रयास से, उनके ही द्वारा, उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन उस कंपनी में नेहरू का मालिकाना हक कभी नहीं रहा। उसमें उसको 5000 स्वतंत्रता सेनानी सपोर्ट कर रहे थे और वही 5000 स्वतंत्रता सेनानी उसके शेयर होल्डर थे, शेयर धारक थे। आजादी के बाद भी समाचार पत्र प्रकाशित होते रहे। 60 के दशक के बाद उसकी आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा थोड़ी गड़बड़ होने लगी। 90 के दशक में एजेएल कंपनी जो थी वह कर्ज में डूबने लगी, वह घाटे में जाने लगी। तब तक नेहरू, इंदिरा, राजीव सब निपट चुके थे लगभग। सोनिया गांधी का, और सोनिया गांधी के जो चाटुकार है इटली से लेकर के भारत तक, कांग्रेस में प्रभावशाली स्थिति में वो लोग थे। कांग्रेस ने एजेएल को कर्ज दे करके, आर्थिक मदद दे करके समाचार पत्रों का प्रकाशन जो है वह जारी रखा। 2008 में एजेएल पर 90 करोड़ का कर्ज हो गया। उसके बाद एजेएल ने यह फैसला लिया कि अब हम समाचार पत्रों का प्रकाशन बंद करेंगे, और उसने बंद कर दिया। निर्णय लिया कि हम लोग प्रॉपर्टी बिजनेस में अब चलेंगे। इसी बीच 1-2 साल बीतने के बाद 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई गई। उस कंपनी के निर्देशक बने राहुल गांधी, और उस कंपनी का 76% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम से बना। 24% में मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, यानी पूरा माल गांधी परिवार का। यह हड़पने का जुगाड़ बना लिया गया। ये दोनों सोनिया गांधी के सबसे नजदीकी चाटुकार, सबसे नजदीकी चमचे ये दोनों थे। अभी ये मृत हो चुके हैं। इनको भी उनमें रखा गया कि यह न लगे कि नहीं ये परिवार का ही कंपनी है, इसमें 1-2 बाहर के लोगों को, अपने चाटुकारों को रख दिया जाए कि भाई इसमें यह दिखाया जा सके कि बाहर के लोग भी इसमें हैं। इन 4 लोगों की यह कंपनी बनी, यंग इंडिया लिमिटेड, YIL। 2010 में बनी यंग इंडिया लिमिटेड ने 50 लाख रुपए देकर के एजेएल को अपना बना लिया, अधिग्रहित कर लिया। यंग इंडिया कंपनी के दस्तावेज में उसका जो दिखाया गया कि यह एक चैरिटी करने वाली कंपनी है, ट्रस्ट है। लेकिन ईडी ने अपने चार्जशीट में यह बताया है कि
इसने अभी तक चैरिटी का कोई काम नहीं किया है। चैरिटी का मतलब होता है कि लोगों की मदद करना, लेकिन इसने ऐसा कोई काम नहीं किया है। तो फिर क्या यंग इंडिया कंपनी 5,000 करोड़ की संपत्ति को हड़पने के लिए बनी थी? और एक ही साल, जिस साल 2010 में बनी, उसी साल उसने 5,000 करोड़ की जो कंपनी है उसको ले लिया। पैसा कहां से आया? अगर तुमने 5,000 करोड़ की संपत्ति को 5,000 करोड़ दे करके लिया है तो यह पैसा कहां से आया एक ही साल में? और अगर 50,000 में 5,000 करोड़ की संपत्ति अगर तुमने हड़प ली है तो यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो स्पष्ट रूप से नजर आता है। गांधी परिवार का संकट यहीं खत्म नहीं होता। रॉबर्ट वाड्रा भी स्काईलाइट लैंड डील जो मामला है उसमें पूछताछ के लिए इस समय ईडी दफ्तर जा रहे हैं। खैर, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब 2010 में जब यंग इंडिया ने एजेएल को ले लिया 50 लाख में ही 5,000 करोड़ की संपत्ति, तो 2012 में नामी गिरामी वकील सुब्रमण्यम स्वामी, जो भाजपा के नेता भी हुआ करते हैं, उन्होंने कोर्ट में एक मामला दायर किया कि नेशनल हेराल्ड मामले में आर्थिक अनियमितता बरतते हुए गांधी परिवार ने उसको अपना बना लिया है, उसको लूट लिया है, उसको अधिकृत कर लिया है, जबकि वह एक सरकारी संपत्ति है। अगर वह गांधी परिवार की संपत्ति होती तो नेहरू का भी उसमें शेयर होता, लेकिन कभी नेहरू ने उस पर अपना मालिकाना हक न दिखाया न रहा उनका। इस मामले में नेहरू पर कहीं कोई दाग नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसे हड़प लिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने आरोप में यह भी कहा कि उसको जो 90 लाख रुपए का कर्ज दिया गया, 90 करोड़ रुपए का जो कर्ज दिया गया एजेएल को, वह कांग्रेस पार्टी के पार्टी फंड से दिया गया। लेकिन यंग इंडिया कंपनी जब बनाई गई और यंग इंडिया के माध्यम से एजेएल को जब अधिकृत किया गया तो उसमें 76% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का, यानी उस पार्टी फंड के 90 करोड़ रुपए को राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अपना बनाकर, अपना बताकर, अपना दिखाकर एजेएल को ले लिया। और दो उसमें यंग इंडिया में दो और शेयरधारक मैंने बताया आपको, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, ये दोनों प्यारे हो चुके हैं। सारा माल तो फिर ये दो ही बचे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। उस समय जब 2010 में यंग इंडिया ने एजेएल को अधिकृत किया था तो उस समय एजेएल के जो शेयर होल्डर थे उनकी संख्या थी 1,057। उसमें पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण के पिता और इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्कंडे काटजू समेत कई लोगों का शेयर था। तब पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण और मार्कंडे काटजू ने यह शिकायत की थी, उनके साथ साथ और लोगों ने भी की थी, कि शेयर धारकों को अधिग्रहण से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही अधिग्रहण करने के लिए शेयर होल्डर जो थे, शेयरधारक जो थे, उनसे सहमति ली गई, जबकि किसी भी शेयर ट्रांसफर से पहले जो शेयरधारक हैं उनकी अनुमति लेना कानूनी रूप से जरूरी है। यहां भी कानून की अनियमितता नजर आती है। लेकिन कांग्रेसी अब इस समय जो है कि ये भाजपा करवा रही है, ये मोदी करवा रहे हैं, ये फलाना करवा रहे हैं, जबकि यह मामला मोदी सरकार के आने से पहले 2012 में ही कोर्ट में पहुंच गया था। इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्स में पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि ईडी की चार्जशीट दाखिल होने के बाद सोनिया और राहुल को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, और अगर अभी तक
सोनिया राहुल गिरफ्तार नहीं हुए हैं तो क्या नरेंद्र मोदी इनकी गिरफ्तारी को रोक रहे हैं? और अगर नरेंद्र मोदी इनकी गिरफ्तारी को रोक रहे हैं तो नरेंद्र मोदी को तुरंत गिरफ्तार करो। और कांग्रेस ऊपर से कह रही है कि नरेंद्र मोदी ही ये करवा रहे हैं, जबकि जो मुकदमा करने वाला आदमी है, जिसने इसकी शिकायत को कोर्ट में पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया, वह आदमी तो मोदी को ही दोषी दे रहा है कि मोदी इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं। अब अगर सरकार बदले की कार्रवाई करनी होती तो गिरफ्तार कर लेती। अब भाई दूसरी बात, आप तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। ईडी तो संविधान के तहत ही काम करती है। चार्जशीट दाखिल करना भी संविधान में ही लिखा हुआ है कि कोई आरोपी हो, किसी पर कोई आरोप लगे और साक्ष्य मिले तो उसको कोर्ट में प्रस्तुत करो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सुनवाई हो। तो तुम संविधान को मानने वाले लोग संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जब ईडी तुम्हारे ऊपर या किसी के ऊपर कोई कार्रवाई, कोई चार्जशीट कर रही है, वो सबूत दिखाएगी। कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं वो अंधे तो नहीं है, वो मूर्ख तो नहीं है, वो पागल तो नहीं है, या इस देश की सारी संस्थाएं, सारे लोग पागल हो गए हैं? बस राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इनके चमचे जो हैं, यही बस बुद्धिमान, आंख वाले, कान वाले, नाक वाले ज्ञानी हैं जो जो कह दें वही सही है कि ये फंसाने के लिए हो रहा है, ये बदले की कार्रवाई है। 2014 में जब इसकी शिकायत हुई थी तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, वही सोनिया गांधी सुपर पीएम थी। 2012 में जब यह शिकायत पहुंची थी कोर्ट में, 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए प्रधानमंत्री तो इस मामले को उन्होंने ईडी को सौंप दिया और 2014 से ईडी इसकी जांच कर रही है। 11 साल के कठिन गहन जांच के बाद ईडी ने यह चार्जशीट दाखिल किया है। अगर सरकार को बदले की कार्रवाई करनी होती तो 2014 में ईडी को दिया गया यह मामला साल 2 साल में ही अपने हिसाब से, भाई ये कर दो, ये कर दो, ये आरोप लगा दो, ये कर दो। अगर सरकार की मंशा ऐसी होती, हाँ, यह हम कह सकते हैं कि सरकार की मंशा यह है कि अगर इस मामले में कोई अनियमितता बरती गई है तो उसकी बारीकी से जांच हो। यह नहीं है कि बदले के रूप में हम सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर आरोप लगा के, अगर आरोप लगाना है तो पुख्ता प्रमाण अगर ईडी के पास हो तभी वो आरोप लगाए। नरेंद्र मोदी यह भले कहे होंगे, नरेंद्र मोदी अगर बदले की कार्रवाई करनी होती तो साल 2 साल में ही करवा दिए होते। 2014 में जब ईडी को दिया गया तो ईडी ने इसको चैलेंज किया, गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। तो उस समय ये लोग गए थे, कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। 19 दिसंबर 2015 से ये लोग जमानत पर है, राहुल, सोनिया ये लोग जमानत पर है। कोर्ट ने जमानत दे दिया था और इनको व्यक्तिगत पेशी से भी छूट दे दिया था। लेकिन जांच की कार्रवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी इनकार कर दिया था कि नहीं, यह नहीं हो सकता। और उसके बाद ईडी इन 11 सालों के गहन जांच के बाद चार्जशीट लेकर के कोर्ट पहुंच गई है। और कोर्ट पहुंचने के बाद हम ईडी दफ्तर घेरेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे। कुल मिलाकर 5000 करोड़ की संपत्ति को 50 लाख में हड़पने वाले राहुल और सोनिया के बौखलाहट का कारण यह है कि 11 सालों में ईडी ने निश्चित ही पुख्ता सबूत जुटा लिए होंगे और जो पाप किया रहता है उसे पता होता है कि हमने क्या क्या गलती की है और वह जब सामने आएगा तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन्होंने अपने सारे चाटुकारों, अब पूरा कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जहां जहां भी इनका संगठन है, ये लोग राहुल सोनिया के पक्ष में सरकार को कोसते हुए प्रदर्शन करेंगे, नौटंकी करेंगे, देश की जनता को यह कहेंगे कि यह तो सरकार इनको फंसा रही है, ताकत में है तो। अरे मूर्ख, मनुष्य को उसका कर्म उसे फंसाता है। अगर कर्म ठीक हो तो किसी की ताकत नहीं जो उसे फंसा ले। कुछ परेशान कर सकता है, फंसा नहीं सकता। और जिसके कर्म बुरे हैं वह लाख ताकत लगा ले, जब ताकत में होता है तो वह कर्म बुरे कर लेता है तो सोचता है कि ये ताकत जो हमारी है ये सदैव बनी रहेगी। लेकिन नेचर ऑफ लॉ एक समय ऐसी परिस्थिति पैदा करता है जब तुम्हारी ताकत खत्म हो जाती है और तुम्हारे पापों का हिसाब लेने के लिए, तुम्हारे पापों का हिसाब करने के लिए एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल पैदा होता है जब तुम्हारे कर्मों का दंड, हर मनुष्य को उसके कर्मों का फल, अच्छा का अच्छा, बुरा का बुरा, उसे मिलना ही मिलना है। यह नेचर ऑफ लॉ है। कांग्रेस
राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बचाने के लिए देश में तमाम तरह की नौटंकी करेगी। हो सकता है कि ये अराजकता भी करे। देखिए क्या होता है। आने वाले कुछ दिन कांग्रेस की नौटंकी पूरे देश में देखने को मिलेगी। ये किस स्तर तक जाते हैं। संविधान को मानने वाले लोग संविधान को इस मामले में मानते हैं कि नहीं, क्योंकि कानून जो है संविधान का ही अंग है और यह कानूनी कार्रवाई है, ईडी हो, कोर्ट हो, यह तो संविधान के ही अंग है। तो जब खुद पर पड़ी तो यह संविधान को मानते हैं कि नहीं, यह समझने की बात है। यह देश की जनता को देखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोषी को दंड मिलना चाहिए। इस देश के लिए, इस देश के हित में, समाज के हित में यह आवश्यक है। वो बड़ा हो या छोटा हो, बड़ा आदमी है, विपक्ष का बहुत बड़ा नेता है, इस देश के प्रधानमंत्री का बेटा है, और पाप कुकर्म कर जाए उसको सजा न मिले, यह बहुत घातक व्यवस्था होगी, परिपाटी होगी। इसलिए किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए अगर संविधान का राज है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक निवेदन पुनः, चैनल को आप लोग अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, सहयोग करिए, वीडियो लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।